नमस्कार, मैं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, वो शो जो आपको राजनीति को समझने के नए नए नजरिए बताता है, पॉलिटिकल सेंटिमेंट समझाता है तो आज की राजनीति के नए समीकरण भी बताता है। ये शो जिसमें राजनीति में चल रहे बैकड्रॉप के कहानी किस्से वो भी आप तक लेकर आता है। ये साल 2023 केंद्र में सत्ता का आखिरी साल, यानी 2024 में देश 18वीं लोकसभा के चुनाव में उतरने वाला है और जहां पर विपक्ष अभी अपनी जमीन तलाश रहा है, एकजुट होने के नए नए मुद्दे ढूंढ रहा है, वहीं सत्ताधारी दल ने अपनी प्लानिंग का पैकअप कर लिया और एक्शन मोड में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम आपको बताएंगे वही सीक्रेट एक्शन प्लान जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में थंपिंग मेजॉरिटी से जीतना भी चाहती है और केंद्र में तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है। पूर्वोत्तर में विजय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के समर की रणढेरी कर दी है। प्लान तैयार है और अब एक्शन की तैयारी चल रही है। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए अब तक का सबसे मुश्किल लक्ष्य रखा है, जो है अब की बार 400 पार। चुनाव 2014 का रहा हो या फिर 2019 का, सीटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 400 पार का लक्ष्य कहीं से भी आसान नहीं होता है। इसी के लिए बीजेपी ने माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिम्मेदारी तय है और कंधों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। ये लक्ष्य कितना कठिन है उसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। केवल एक बार कांग्रेस ने 404 सीट हासिल की है। साल 2000 के बाद एक बार भी कोई पार्टी 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। 1975 के बाद से एक बार केवल कांग्रेस ने 400 पार का आंकड़ा छुआ था और 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद चुनाव में कांग्रेस जीती क्योंकि भावनाओं की लहर थी और राजीव गांधी ने 404 सीटें हासिल की थी। 17 के चुनाव में, मतलब अभी तक 17 चुनाव में केवल एक बार 400 का आंकड़ा पार किया गया है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 300 पार का आंकड़ा छुआ था और 2024 के लिए 100 सीटें ज्यादा का लक्ष्य खुद के लिए रखा है। बीजेपी का लक्ष्य अगर लगभग बात करें तो 76% जीतने का है, यानी लोकसभा में 2/3 बहुमत लेकर आने का लक्ष्य खुद के लिए रखा है। अब बीजेपी का ये लक्ष्य सिर्फ नंबर्स की वजह से ही कठिन नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। 2024 के रास्ते में चुनौतियां भी काफी हैं जिनको पार करके 400 पार की मंजिल पाना बहुत कठिन नजर आ रहा है। तीसरी बार बीजेपी सरकार के नारे को अगर केंद्रीय राजनीति की जमीन पर उतारना चाहती है तो करीब करीब 7 ऐसी बड़ी चुनौतियां सामने हैं जिनसे बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार पाना ही होगा। अगर बात करें कि ये 7 चुनौतियां कौन कौन सी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाने के नए नए लक्ष्य और समीकरण ढूंढ रहे हैं। अब पहली चुनौती नंबर 1, अडानी अंबानी विवाद। आप सब लगातार पिछले 1 महीने से ये विवाद के बारे में लगातार सुन रहे होंगे। चुनौती नंबर 2 है हिंदूवादी सरकार का आरोप। चुनौती नंबर 3, महंगाई और बेरोजगारी। चुनौती नंबर 4, विपक्षी दलों का गठबंधन। चुनौती नंबर 5, एंटी इनकम्बेंसी और चुनौती नंबर 6, दक्षिण भारत की रीजनल पार्टी। चुनौती नंबर 7, आतंकवाद और सुरक्षा। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किए और जाहिर तौर पे यह भी तय है कि इसी विवाद को 2024 का मुख्य मुद्दा भी विपक्ष बनाना चाहती है। बात काशी की हो या फिर उज्जैन की, केदारनाथ की हो या फिर देश के किसी भी हिस्से की, मोदी सरकार पर हार्डकोर हिंदूवादी होने का आरोप विपक्ष हमेशा लगाता आया है और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद भी सरकार ने तेल के दाम कम नहीं किए और जिससे महंगाई लोगों को परेशान कर रही है, उनकी जेब खाली कर रही है, ऐसा माहौल भी लगातार बन रहा है।
मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार देने का वादा किया था, ऐलान किया था, लेकिन बेरोजगारी अभी भी बड़ी समस्या है। यह भी लगातार विपक्ष कहती आई है। विपक्ष जानती है कि अगर 2024 का रण जीतना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगी नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, जिसके लिए करीब करीब 18 विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं। हालांकि विचारधारा में नजर नहीं आ रहा कि वो एक मंच पर आ पाएंगे। ये सच है कि 2024 और 2019 के साथ मोदी सरकार सत्ता में अब 10 साल पूरे करने लगी है, इसीलिए सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है चीन और पाकिस्तान बॉर्डर से मिल रही सुरक्षा की चुनौती। चीन से जमीन कब्जाने को लेकर बड़ा खतरा है, तो पाकिस्तान से घुसपैठ और आतंक का भी खतरा है। इन सभी बाधाओं को पार करने के लिए पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ तरीके से बना ली है। अब देखिए, अडानी अंबानी विवाद में सरकार ने सेबी की जांच करवाई और सरकार विवाद में तटस्थ रही, खड़ी नजर आई। मोदी सरकार ने हज यात्रा सस्ती की। आप कहेंगे कि 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के साथ खड़े, मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई। और यहां तक कि हाल ही में जो कार्यकारिणी हुई उसमें भी कहीं ना कहीं संदेश दिया कि समाज के हर छोर पे जाना है, यानी कि अब हिंदू नहीं मुस्लिम लोगों से भी खुद प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। उनके जो धर्म गुरु हुए या उनके जो वो लोग हैं जो दिशा देने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी कि कट्टरवादी और अलगाववादियों को हटा के अब मोदी सरकार उन मुसलमान भाइयों के बीच भी उतर रही है। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, वीर बाल दिवस की शुरुआत की, अग्निवीर योजना शुरू की, स्टार्टअप्स को मदद दी, लाभार्थियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। अब विपक्ष एक होना चाहता है, लेकिन समान सोच, स्पष्ट नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव नजर आता है। मोदी सरकार आने वाले चुनाव में 45 सांसदों की टिकट 45%, एक बार फिर आपको बताऊं कि आने वाले चुनाव में 45% सांसदों की टिकट काटेगी, यानी कि फ्रेशनेस को लाने के लिए, नए युवा चेहरों को लाने के लिए ये बड़े पैमाने पर संभव होगा और ये एक सियासी भूकंप की तरह होगा। सरकार ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है, साथ ही पूर्वी सरहद पर विकास तेज किया है। पूर्वी सरहद मतलब उस इलाके में जहां चाइना खुद सड़कें बना रहा है, डैम्स बना रहा है और विस्तारवादी सोच के साथ साथ भारत की कुछ ना कुछ सड़कों को या जगहों को, जमीन को कब्जाने की कोशिश करता है। वहां जो केंद्र सरकार है वो ट्रेन, हवाई जहाज, ये तमाम चीजें को ले जाने की कोशिश कर रही है, वहां पर विकास की कोशिश कर रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वो इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रोड शो की। यानी अभी दिल्ली में कार्यकारिणी हुई तो वो दिल्ली में भी चाहे 2 ही किलोमीटर हो पर रोड शो करके पहुंचे। और इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री को पता है कि मैन टू मैन मार्किंग क्या होती है। सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं और सबसे ज्यादा भाषण भी दिए हैं। 8 बजते हैं तो कई बार होता है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद करेंगे। और यहीं पर एक खास बात आपको बताएं उनके संवाद की कि जब कोरोना काल भी था तो सब अपने अपने घरों में थे, यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसियों का भी चेहरा नहीं देखना चाहते थे क्योंकि हमें डर था कि हमें कोरोना संक्रमित न हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद किया, उस समय लोगों से जुड़े और सबको छतों पर बुलाकर कभी घंटियां बजवाई तो कभी थाली बजवाई। और इससे भावना ये आई कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है। और यही वजह है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि मैन टू मैन मार्किंग, मैसेजिंग टेक्निक, पब्लिक कनेक्ट कितनी बड़ी रणनीति है जिससे वो कई बड़ी बड़ी समस्याएं पार पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जनता से कनेक्ट होना कितनी बड़ी ताकत है राजनीति में। इसीलिए उन्होंने ये कहा है और अभी जो 9 साल पूरे होने का जो जश्न है उसमें यही तैयारी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज, पिछले 9 साल में हुए कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाए। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को जब जब भी मौका मिलता है, पार्लियामेंट के दौरान जब सांसदों की बैठक होती है, तब वो ये कहने से नहीं चूकते, सांसदों को ये कहने से कभी नहीं चूकते कि आप लोग जाएं सड़क पर और आप लोग जनता के बीच में उतरें और अपने दिल की बात, यानी दिल से कनेक्ट होने की बात अब पब्लिक कनेक्ट किया जा सके, उसको लेकर वो बार बार अपने सांसदों, कार्यकर्ता, संगठन को कहते नजर आए हैं, जिससे जनता सरकार के पॉलिटिकल सेंटिमेंट से जुड़ाव महसूस कर सके। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है,
क्योंकि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसीलिए भाषा, भेष, बोली, धर्म, समाज, समुदाय हर स्तर पर भारत में विविधता देखने को मिलती है और इसी के लिए बीजेपी ने बैक स्टेज बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। और जिस सीक्रेट प्लान की हम बात आपको शुरुआत में इस शो के कर रहे थे, अब उसे डिकोड करने की बारी आ चुकी है। यानी आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में वही सीक्रेट प्लान का उजागर हम आपसे करने वाले हैं और ये प्लान है काशी, यानी कि कश्मीर, अयोध्या, सिक्योरिटी, ऑनर, इंटेग्रिटी। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिससे 2024 का वो विजय द्वार खुलने वाला है। मिशन 400 पार के लिए बीजेपी काशी प्लान पर ही एक्शन करने वाली है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया है, जिसके बाद से घाटी सुकून में है। अलगाववादी और कट्टरपंथी अपने बिलों में छुपे हैं। घाटी में फिर केसर की खुशबू की महक है। कश्मीर का प्रोजेक्शन दुनिया को दिखाता है कि भारत शांति दूत इसलिए है क्योंकि भारत ने विवादों को अपने ही घरों में कड़े फैसले से खत्म किया, अपने घरों में शांति लाए और तब उसकी नींव रखी और तब जाके उसके बाद शांति की बात पूरी दुनिया से करते हैं। अब अयोध्या की बात करें तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का गर्भगृह का काम अंतिम स्वरूप पर है, अंतिम पड़ाव पर है। अब दिसंबर 2023 तक यानी इस साल के अंत में गर्भगृह का काम खत्म हो जाएगा और जनवरी 2024 जो चुनावी साल है उसमें रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अब जिसके बाद राम भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, यानी मंदिर की एक एक ईंट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का सेंटिमेंट भी जुड़ने लगेगा। मोदी सरकार जानती है कि सुरक्षा एक देश के लिए कितना बड़ा संबल बनती है, फिर बात आंतरिक सुरक्षा की हो या फिर सरहदी सुरक्षा की। घर को अंदर से मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों पर बैन लगा दिया है और जिनके ऑफिसेस सील हो चुके हैं, आतंक पर करारा प्रहार कर चुकी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकारी एजेंसियां अलगाववादी ठिकानों पर छापेमारी लगातार कर रहे हैं। साथ ही कश्मीर में आतंकियों का मिशन ऑल आउट भी सक्रिय है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी उग्रवादी संगठन का आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सरहदों के साथ साथ सेना को मजबूत करने के लिए भारत आत्मनिर्भर तकनीकें और हथियार का विकास कर रहा है। मोदी सरकार ने इसके साथ रक्षा बजट बढ़ाया है। साथ ही पूर्वी सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की विकास की रफ्तार सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसीलिए डोकलाम, गलवान, तवांग हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने चुनौतियों से मुंह तोड़ जवाब चुनौतियों का दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बात सबके सम्मान की भी होती है। वो कुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोते नजर आते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों से मिलते नजर आते हैं, खिलाड़ियों को फोन करके उनका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं, सरकार के पद्म सम्मान को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, संसद भवन बनाने वाले मजदूरों को गणतंत्र दिवस का न्योता देते हैं, विदेशी जो चिन्हों को हटाकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। इन्हीं सब की वजह से जब रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो पूरी दुनिया भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखती है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ही दोनों के बीच जंग खत्म करा सकते हैं, शांति बहाल करा सकते हैं और जिसकी तस्दीक FBI चीफ भी करते हैं। विदेशों में जाकर भले ही विपक्ष की राजनीति करने वाले राहुल गांधी, हाल ही में बहुत ज़्यादा बवाल पार्लियामेंट में भी चल रहा है कि विदेश में क्या बयान दे दिया। अब राहुल गांधी जो देश को अपमानित, ऐसा लगा कि उनके बयान से कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को ठेस पहुंची है, देश को तोड़ने वाले बयान दिए हैं क्योंकि लगातार सरकार उन पर यही आरोप लगाती आई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पे 140 करोड़ भारतीयों के परिवार की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तभी वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंटेग्रिटी की बात करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी तो जिस नॉर्थ ईस्ट को इंटेग्रिटी, एकजुटता की बात, क्योंकि जिस नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग थलग माना जाता था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा बार हाल ही में दौरे करते हैं। प्रधानमंत्री बन जाने के बावजूद भी और पूर्वोत्तर में रोड शो करते हैं, देश से जुड़ाव की जो डोर है वो बांधते हैं। बांधना पीएम मोदी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को पटल पर रखती है, लेकिन गांठ खोलने की नीति कांग्रेस की है, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है।
इसीलिए 2002 से लेकर 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस करीब करीब 90 गालियां इस्तेमाल कर चुकी है। और आप इन आंकड़ों पर और इस बात पर जरूर गौर फरमाइएगा कि गाली वर्सेस कैसे ग्राफ बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी के वोटर्स का, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि हर बार कांग्रेसी मोदी को गाली देते हैं तो मोदी उसे अपनी सकारात्मक शक्ति या जो लोगों से जुड़ाव का जो इमोशनल कनेक्ट है उसे करके उस सारे जनता के साथ ऐसे जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं वोटर्स प्रधानमंत्री के उस सेंटिमेंट के साथ जुड़ते हैं और जिसके बाद उनकी जीत का ग्राफ और बढ़ता जाता है। अब देखिए, गाली वर्सेस ग्राफ की जो बात हम आपसे कर रहे हैं, गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर कहा तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी की सरकार बना ली। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला और नीच कहा तो 2014 में ही बीजेपी की पूर्ण बहुमत से पहली बार सरकार बनी। 2022 में गुजरात चुनाव में रावण कहा गया तो गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटें जीत रिकॉर्ड हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी उनकी कब्र खोदने की बात जो कही गई तो नॉर्थ ईस्ट में 8 में से 7 जगहों पर बीजेपी ने सरकार बनाई। हाल ही में कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रभारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पे तंज किया तो बवाल खड़ा हो गया। यानी कि कांग्रेस की गाली पीएम मोदी की जीत का ग्राफ लगातार बढ़ा रही है। और ये बताना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है। अगले साल देश के चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और उनके नेताओं को ये समझना होगा कि वो जितना प्रधानमंत्री मोदी को गाली देंगे उतनी तेजी से जनता अपने पीएम के साथ खड़ी नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जून में एक बार फिर अमेरिका का विजिट कर रहे हैं और जहां अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी आने के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये भी एक स्ट्रैटेजी की बात है कि कैसे संवाद, संपर्क और कैसे राजनीति की जो वो पगडंडियां हैं प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने उन भाइयों से जो भारत के लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात करेंगे और जो एनआरआई हैं लेकिन उनके वोट की कीमत भी भारतीय नागरिकों के ही बराबर है। इन्हीं बातों से वो मैसेज साफ साफ कन्वे होता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलने की परिभाषा पर यकीन करते हैं और राजनीति की उस पगडंडी पे आगे बढ़ते नजर आते हैं। एक्शन प्लान काशी 2024 का बीजेपी का सीक्रेट हथियार, जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कब और कैसे करेंगे, इस बात की जानकारी केवल उन दोनों को ही है। प्लानिंग पूरी हो चुकी है, एक्शन प्लान शुरू हो चुका है और चाहे फिर मिशन 400 पार हो या एक बार फिर मोदी सरकार हो, इस पूरी प्लानिंग का बिगुल काशी में ही बजने वाला है और इस बार भी काशी ही दिल्ली विजय का द्वार बनने वाला है। फिलहाल देखते रहिए भारत 24। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए कहानी किस्से को डिकोड करने के साथ।